अच्छी सी जरा एक। हाँ भाई, अरे आ रहा हूं, मैं जिंदा हूं। आवाज आवाज आ रही है? ओहो, आ रही आ रही आ रही आ रही। ठीक है। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एसके बाबू, गुड इवनिंग। शिवांश क्वीरा सर, परसों को मैंने मैसेज किया था एमबी सर सपोर्ट वाले टेलीग्राम पे, क्या वो आप ही थे रिप्लाई देने वाले? हाँ मैं ही था। मैं, तूने फोटो वोटो भी देख ली, मेरे बेटे की थी वो फोटो। क्या आपने न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई है प्रोफाइल पिक में? हाँ लगाई थी सर। आपने बोला नेक्स्ट वीक पक्का बना दूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो। अरे ये तो लड़का टिप्स एंड ट्रिक्स पे ही परेशान करके रह गया यार। ब्राउनियन मोशन की इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, ये नहीं वो देखे। क्या बे, क्या करते हो तुम लोग? सर कैन वी सॉल्व सिंगेज फिजिक्स? बिल्कुल भी नहीं बेटा, भूल गए भी नहीं ना। डाउट सर, स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स का थर्ड लॉ पेयर कौन सा होता है? फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक का रिएक्शन होता है फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द स्प्रिंग, बाय द ब्लॉक ऑन द स्प्रिंग। ठीक है, लास्ट क्लास में हम थे यहां पर कि फाइनली हमने टॉर्क अबाउट एक्सिस को समझा था कि अगर फोर्स के तीन कंपोनेंट करें, कितने करें? तीन कंपोनेंट करें, एक एक्सिस के पैरेलल, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। जहां पर रेडियल का क्या मतलब है बच्चों? तो एक्सिस के अबाउट जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट की डिस्टेंस अगर r है तो r रेडियस का सर्कल ड्रॉ करें। तो पैरेलल का मतलब एक्सिस के पैरेलल, रेडियल का मतलब उस सेंटर से, रेडियल मतलब बाहर की ओर, और टेंजेंशियल का मतलब सर्कल पर टेंजेंट। ये था जो डायग्राम यहाँ पर बना भी हुआ है, आप देख सकते हैं। यहां तक मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट में सर इसमें प्लस का साइन नहीं आ रहा है यार, अब क्या करें? पीपीटी में काम ही नहीं करता मैं। नहीं वो किसी को नया फाइल खोलते खोले। ठीक है, तो बच्चों वो तीन फोर्स को एक और तरीके से दिखा रहा हूं। अभी मान लीजिए ये है हिंज और ये है आपके घर का दरवाजा। ठीक है, और ये सपोर्ट से जुड़ा हुआ है दरवाजा। ठीक, ये है, और ये वो आपका रूम है, और जहां पर रूम, ये एज है रूम की, ये दरवाजा इस एज के अबाउट ऐसे ऐसे घूम सकता है। मैंने क्या पढ़ाया है? मैंने ये पढ़ाया है कि वो फोर्स जो एक्सिस के पैरेलल हो, एफ उनका टॉर्क एक्सिस के अबाउट नहीं आता। आप इस बात को इफेक्ट से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं आता, तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। आप दरवाजे पर लटक जाइए, दरवाजा घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। मतलब टॉर्क अबाउट एक्सिस का निकाल तो लिया, अब मैं उसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि एक्चुअल में टॉर्क अबाउट एक्सिस ही रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को एक्सिस के अबाउट घुमाने के लिए। अगर आप दरवाजे को बाहर की ओर पकड़ के खींचे, सॉरी इस डायरेक्शन में बाहर की ओर ऐसे दरवाजे को पकड़ के खींचे, क्या दरवाजा घूमेगा? आंसर है नहीं घूमेगा। अब दरवाजे पे यू धक्का दे, इसके परपेंडिकुलर, ऐसे दरवाजे को पुश करें, दरवाजा खट से घूम जाएगा।
क्यों? क्योंकि वही टॉर्क मायने रखते हैं जो टॉर्क, वही फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होते हैं, और दरवाजे के परपेंडिकुलर लगाने वाला फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। तो आर ये हो गई डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, इनटू टेंजेंशियल, ये है टॉर्क। अगर किसी ने कहा एक्सेस में दो डायरेक्शन हो सकते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, तो मेरा कहना यह है कि इससे आप सेंस ऑफ रोटेशन देख करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड कर लीजिए। जैसे अगर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो इधर घूमेगा, राइट हैंड थंब रूल, तो ये डायरेक्शन आएगा, ठीक है। और या फिर आप आर क्रॉस एफ लगा दीजिए, ये आर है बच्चों, ये एफ है, ये आर है, ये एफ है, आर क्रॉस एफ ऊपर की ओर आ गया। आप ऐसे भी सोच सकते हैं डायरेक्शन के लिए, ठीक है बच्चों। हाँ, टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बनाएंगे भाई, बनाएंगे, चिंता मत करिए। हम आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अब हम देखने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, ठीक है। रीता गरेन ने एक डाउट पूछा है कि अगर हम स्प्रिंग को यूं खींच करके छोड़ देते हैं, तो हमने तो फोर्स लगाया नहीं, छोड़ दिया, लेकिन स्प्रिंग पीछे जा रही है, इसका मतलब है स्प्रिंग पर फोर्स लग रहा है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ फेल नहीं हो जाएगा। बच्चा हम ये मानते हैं कि स्प्रिंग मासलेस है। क्या मानते हैं बच्चों? मासलेस है। इस कारण से मासलेस बॉडी को एक्सीलरेट कराने के लिए फोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 0, इसलिए कोई फोर्स नहीं होगा, ठीक है। और एक्चुअल केसेस में उसका मास होता है, मास होता है, इस कारण से हम न्यूटन्स थर्ड लॉ भी वैलिड करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जिस एंड पर छोड़ा है उसके बाद तो कोई मास है ही नहीं, तो उसके बाद वो किसी भी मास को नहीं ले जा रहा है, तो 0 फोर्स हो गया। किसी ने कहा नहीं सर इतने हिस्से को ले जा रहा है, तो मैंने कहा फिर ये वाले फोर्स की बात करोगे ना यार, जो आपने छोड़ा है उस पॉइंट पर फोर्स की बात थोड़ी करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एक्सिस देखते हैं, कुछ खास नहीं है, डेफिनेशन वाइज वही है जो पहले टॉर्क के लिए लिखवाया था। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चा पार्टी। इसकी डेफिनेशन है कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ब्रैकेट में टेकन अबाउट any point on the axis bracket close about the axis, along the axis, sorry, parallel to the axis, along the axis। मतलब एंगुलर मोमेंटम आप एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट, ये एक्सिस है मान लीजिए, ये बॉडी है रिजिड बॉडी, आप एक्सिस के किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालें, निकालने के बाद क्या करें, उसका कंपोनेंट ले लें एक्सिस के पैरेलल, वो कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम अलोंग द एक्सिस। पूरी बॉडी का निकालना है तो सारे पार्टिकल के साथ आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आ गई बात? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि इसकी वैल्यू आखिरकार क्या आएगी। तो मेरे हिसाब से वो सारी मेहनत अब दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि वापस से वहां होता था टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, यहां होता है एंगुलर मोमेंटम बराबर आर क्रॉस पी, या फिर और आसान कर दूं एम आर क्रॉस वी।
ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि वेलोसिटी का v पैरेलल, v रेडियल और v टेंजेंशियल कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो क्या आप बता सकते हो कौन सा कंपोनेंट आएगा? मेरे हिसाब से r आएगा परपेंडिकुलर वाला, m इंटू आर इंटू वी टी, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम अलोंग द एक्सिस। ठीक, एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि रिजिड बॉडी के केस में, इन केस ऑफ रिजिड बॉडी rotating about fixed axis only VT is possible, VT ही पॉसिबल है। ठीक है ना भाई, VT ही पॉसिबल है, मतलब केवल और केवल ये वाला ही पॉसिबल है रिजिड बॉडी के केस में। कि क्यों गुरुजी? देख लीजिए भाई, रिजिड बॉडी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर मैं इसको पॉइंट P बोलता हूं तो ये बताइए पॉइंट P की एक्सिस से डिस्टेंस, रिजिड बॉडी अगर ये है तो क्या चेंज हो सकती है? एक्सिस फिक्स है, क्या ये एक्सिस से डिस्टेंस चेंज हो सकती है? तो VR नहीं हो सकता। क्या एक्सिस के किसी पॉइंट से डिस्टेंस चेंज हो सकती है? फॉर एग्जांपल पॉइंट O से क्या V पैरेलल जा करके यहां पहुंच सकता है? क्या नहीं पहुंच सकता। तो रिजिड बॉडी के केस में ऑटोमेटिकली वही वेलोसिटी आती है जो वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस में हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो जरा इन केस ऑफ रिजिड बॉडी की बात करते हैं थोड़ा आगे। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूं तो क्या आएगा? तो मैं लिखूंगा L बराबर, ध्यान से सुनना बच्चों, सिग्मा MI RI VI, जहां पर VI इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि द ओनली पॉसिबल वेलोसिटी इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो पूरी वेलोसिटी को ही हम VI लिख सकते हैं बच्चों। ठीक, अच्छा अब ये बताइए, एक रिजिड बॉडी में बच्चा अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी या सेम होगी? चलिए बताइए। ये R1 पर है, इसकी V1 है, ये R2 पर है, इसकी V2 है, ऐसे सर्कल में घूम रहे हैं सब। ये सब हमने एक्सिस रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस में ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, कि कैसे घूमते हैं, तो सबकी वेलोसिटी अलग होगी। लेकिन याद कर लीजिए कि रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस में पूरी बॉडी की एक यूनिक ओमेगा होती है, और एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में अगर चले जाएं तो किसी भी पॉइंट के अबाउट किसी भी दूसरे पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होती है। ठीक, तो ओमेगा सेम होगा लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं कह सकते। तो एक काम करते हैं, इसको ओमेगा के टर्म्स में लिख देते हैं। तो L बराबर आ गया टोटल सिग्मा RI, VI की वैल्यू RI ओमेगा, ओमेगा सेम है तो ओमेगा सिग्मा से बाहर भी लिया जा सकता है बच्चों। और ये क्वांटिटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये क्वांटिटी क्या कहलाती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लोगों ने पूछा किसके अबाउट, तो आंसर पता है क्या होगा? मैं जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ऑब्वियसली ओमेगा भी उसी एक्सिस के अबाउट। तो ये रिलेशनशिप है जिसको जनरली हम L बराबर I ओमेगा लिख करके भाग जाते हैं। ये इक्वेशन है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस की। बच्चों देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। बेटा आप स्प्रिंग फोर्स किस पर देख रहे हो? मेरे हाथ पर देख रहे हो ना, स्प्रिंग पर क्यों देख रहे हो? अगर दो बॉडी इंटरेक्ट कर रही हैं,
एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, तो मैंने स्प्रिंग पर फोर्स लगाना बंद कर दिया, तो स्प्रिंग ने मुझ पर फोर्स लगाना बंद कर दिया, ये देखना होगा, या स्प्रिंग ने अपने ही एलिमेंट पर फोर्स लगाना बंद कर दिया, ये देखना होगा। तो अगर मैंने बच्चा स्प्रिंग को खींच करके छोड़ दिया, तो मैंने स्प्रिंग पर फोर्स लगाना बंद किया, स्प्रिंग ने किसी और पर फोर्स लगाया, हमें इससे क्या लेना देना, मेरे हाथ पर तो लगाना बंद कर दिया ना बेटा। इसका सिंपल आंसर ये है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए, इसी का डेरिवेटिव ले लीजिए, डी एल जेड बाई डी टी बराबर आई जेड क्या है, डी ओमेगा जेड बाई डी टी। डी एल जेड बाई डी टी, चूंकि हम पढ़ चुके हैं बच्चों, टॉर्क बराबर डी एल बाई डी टी इन जनरल होता है, तो क्या मैं कह सकता हूं सारे कंपोनेंट के साथ भी यही रिलेशनशिप होगी। और ये चीज तो हम पूरे सिस्टम के लिए भी पढ़ चुके, और सिस्टम के लिए इसको एक्सटर्नल टॉर्क बोला था, याद हो, लास्ट क्लास में ही ये काम किया है। तो क्या मैं कह सकता हूं तो टोटल टॉर्क एक्सटर्नल अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट द सेम एक्सिस इनटू अल्फा अबाउट द सेम एक्सिस, बिकॉज डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा होता है। एससीवी के क्वेश्चन बेटा किस चैप्टर के नहीं हो रहे हैं ये बताओ, तब मैं लूंगा सेशन। एक बात ध्यान रखना बच्चों, इसकी कंडीशन याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कब वैलिड है। दिस इक्वेशन लिखिए, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखवाता हूं, नोट्स साथ साथ बना रहे हो ना, साथ साथ नहीं बना रहे हो तो अच्छी रैंक की उम्मीद मत करना, ठीक है। टॉर्क बराबर आई अल्फा is valid only for rigid body performing pure rotation about a fixed axis। मतलब मैं बच्चा तुमसे बोलूं कि ये रिजिड बॉडी ऐसे घूम रही है, चलिए इस एक्सिस के अबाउट आप इस बॉडी पर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, यहां फोर्स लगाया, टॉर्क आ गया, मैंने कहा इस एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का टॉर्क बराबर आई अल्फा लगा सकते हैं, तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं कर सकते गुरुजी? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन नहीं हो रहा है। तो यहां पर only for rigid body performing pure rotation about a fixed axis about which we can apply the above equation, समझ में आ गई बात? या एक अगला केस लेते हैं, यहां पर मल्टीपल पार्टिकल हैं, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई ऐसे भाग रहा है। लोगों ने कहा लगाओ टॉर्क बराबर आई अल्फा। फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, लेकिन यहाँ एक इंसेक्ट है, ठीक है, स्पाइडर मान लो, और ये चल रहा है। तो रॉड प्लस स्पाइडर पर क्या हम टॉर्क बराबर आई अल्फा लगा सकते हैं? आंसर है नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि रॉड प्लस स्पाइडर रिजिड बॉडी सिस्टम नहीं बनता, इस कारण से नहीं लगा सकते। ठीक है, कुछ लोगों का कोइंसिडेंटली इससे आंसर आ जाता है, कुछ रीजन है, कई बार कुछ केसेस में आंसर आ भी जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रू है। कुछ स्पेशल केसेस में टॉर्क बराबर आई अल्फा
लगाने पर भी, या फिर टॉर्क बराबर dl बाई dt से काम बन जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, चाहे वो L बराबर आई ओमेगा हो तो भी केवल और केवल इसी के लिए वैलिड है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को सभी लोग। हाँ, किसी और के और कहां कहां वैलिड हो सकता है मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि केवल यहां वैलिड है, ये मैं पढ़ा रहा हूं। और कहां वैलिड हो सकता है वो आप खुद से डिराइव करें सिचुएशन के हिसाब से और देखें। फिलहाल तो मैं आगे बढ़ता हूं। लोग कुछ पूछ रहे हैं चैट में, एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स। तो मैं बता दूं बच्चों, ये दोनों चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स क्या होते हैं डिटेल में पढ़ाया है, मेरे लेक्चर्स पर जाएं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे जा सकते हैं, वहां पर मैंने पढ़ाया है, या फिर मोमेंटम वाले चैप्टर में भी जा सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। मतलब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं मोशन ऑफ रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, इसके लिए मैंने यहां पर एक हिंज बनाया। हिंज वैसा ही जैसा पिछली बार बताया था कि ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, और यहां पर एक रॉड है। ठीक, यहां से इंटर किया और हमने इसको लगा दिया। थोड़ा सा रॉड खटिया बनी है, मेरे से काफी मोटी बन गई है, लेकिन यूं समझे कि एक ट्रायंगुलर प्लेट आगे लगी है और एक ट्रायंगुलर प्लेट पीछे पड़ी लगी और बीच में नेल डाल दी और छोड़ेंगे तो ये यू सिंक करेगा ना भाई। तो वैसा ही ये नेल है और यहां पर हमने एक रॉड लगा दी है, रॉड लगा दी है। ठीक है, इस रॉड इसको डिलीट कर देता हूं मैं। डिलीट, ठीक है। अच्छा, अब ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल है रॉड और यहाँ धागे से बंधी है, और मैंने t बराबर 0 पर उद्घाटन कर दिया एक कैंची से, मतलब धागे को कट कर दिया। रॉड का मास है m और लेंथ है l, यूनिफॉर्म रॉड है। आपसे पूछा जा रहा है, पहले आपको मौका देता हूं, फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन, फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर t बराबर 0। चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। हो गया ये क्वेश्चन, आंसर आया? आंसर आया तो बताओ क्या आंसर आया। एसके ने निकाल दिया आंसर। चलिए भाई मैं भी निकालता हूं भाई, हो गया टाइम इसका मतलब सफिशिएंट। तो बच्चों ये है रॉड, धागा कट हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात देखिए कि ये रॉड किस एक्सिस के अबाउट, सबसे पहला स्टेप पता करिए, फाइंड द एक्सिस स्टेप्स, फाइंड द एक्सिस अबाउट विच rigid body is performing pure rotation। प्योर रोटेशन की डेफिनेशन मैं बता चुका हूं,
ठीक है, ठीक। मैं मास m, लेंथ l, ये रॉड है, ठीक है। मैंने इसको छोड़ा यहां से, छोड़ने के बाद जैसे ही छोड़ा वैसे ये स्विंग करना स्टार्ट कर रही है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, एक्सिस पता करना। तो मेरे हिसाब से ये जो नेल है ये कैसे घूमेगी, ऐसे पता, ऐसे घूमेगी कि नहीं घूमेगी। तो ये है प्लेन ऑफ मोशन, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, किस पॉइंट से पास होनी चाहिए, जिस पॉइंट पर कोई पार्टिकल घूम नहीं रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये पेन ही इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है भाई लोग, ठीक। पेन ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो हमसे अगर पूछा गया है इस इंस्टेंट पर अल्फा, तो हमें निकालना पड़ेगा टोटल टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस। मैंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स लग रहा है क्या बच्चों, नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दीजिए। क्या हम ये देख चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए उसको सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता हुआ मान सकते हैं। यदि नहीं देख चुके हैं तो अभी जान लीजिए कि टू कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता हुआ मान सकते हैं इन केस ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2, ये है एक्सिस, ये है एक्सिस, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 और ये हो गया mg, ठीक है। सेंस ऑफ रोटेशन अगर देखें तो रॉड ऐसे घूमेगी मतलब क्लॉकवाइज, और डायरेक्शन देखें तो r क्रॉस f अंदर की ओर। तो l/2 इंटू mg, क्या इसके अलावा कोई और टॉर्क है, नहीं है। अब उसी एक्सिस के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो आंसर होगा ml²/3 इंटू अल्फा। m से m कैंसिल, l से l एक उड़ गया, और यहां से बच्चों अल्फा की वैल्यू आ जाती है 3g/2l, 3g/2l, ये है अल्फा की वैल्यू। थ्री जी बाई 2l, ठीक। हिमांशु समझ में आ गया, कृष्णा, शिवांश सर क्वेश्चन का तो वीडियो भी बनाया है आपने शायद, इस क्वेश्चन का, हाँ सही कह रहा है तू, इस क्वेश्चन का मैंने वीडियो भी बनाया है। हाँ भाई कृष्णा समझ में आ रहा है बच्चा, रंजीत मंडल अभी समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं अगला, और देखते हैं आप बिना गलती किए हुए क्या आंसर निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो, ठीक है। जरा पूछते हैं आपसे हम, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन तैयारी कर लिया आपने पूरी, चलिए पूछते हैं आपसे, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। इस बार ना बच्चों यहां से मैंने रॉड जो है वो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है इस समय, ठीक है। और ये धागा बांध रखा है, t=0 पर उद्घाटन कर दिया, धागे को काट दिया। मास m, लेंथ l, फाइंड अल्फा जस्ट आफ्टर t=0, जस्ट आफ्टर t=0। शुरू हो जाइए भाई।
हाँ भाई बच्चों, आंसर आया क्या? 3g/2l cos थीटा, एसके ने बताया है। 3g/2l cos थीटा एसके बाबू ने बताया है। चलिए ठीक है, एसके बाबू ने बता दिया तो जरा मैं भी सॉल्व करके देखता हूँ। तो अलग डायग्राम बनाता हूँ इसका। कई लोग इसमें गलती करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो फिर से शुरू करता हूँ। क्या पहला स्टेप था? फाइंड एक्सेस ऑफ रोटेशन। पहला स्टेप के बाद मैंने दूसरा स्टेप नहीं लिखा था। दूसरा स्टेप था फाइंड टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस। फाइंड टॉर्क ऑफ all the forces about that axis, about that axis। ठीक है, और तीसरा है find moment of inertia about that axis, about same axis। ये पिछले वाले में जो 1 पॉइंट लिखवाया था उसके बाद के पॉइंट है। about same axis and apply torque equals to I alpha। ठीक है, तो यहां पर वापस आते हैं फिर से। एक्सेस ऑफ रोटेशन, यही है एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, और रॉड यूं घूमेगी कि नहीं घूमेगी? तो भैया एक बात बताइए, रॉड ऐसे से अगर ऐसे आ गई, रॉड ऐसे से ऐसे घूम रही है, तो घूमते घूमते क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा क्या? कई लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज कर दी होगी, मुझे पता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन सेम, आई इज ml²/3। नाउ टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। ये है थीटा, ये है mg, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितनी आ गई? ये है l/2। तो मैं लिखूंगा mg l/2 cos थीटा बराबर, ये आ गया टॉर्क इक्वस टू आई अल्फा ml²/3 इंटू अल्फा। यहां से m और m कैंसिल, l से l कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू आती है 3g cos थीटा/2l। जान लीजिए भाई। तो जिसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब गलत निकाला था होगा, उसका आंसर गड़बड़ आएगा। क्यों एसके बाबू, आपका आंसर सही है कि गलत है? कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में है? चलिए, मेरे हिसाब से आपने सही निकाला होगा। ठीक, ये है आंसर इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर। ठीक, अब हम साइमल्टेनियसली बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम भी सीखने जा रहे हैं। मल्टीप्लाइड है, ठीक है। अब हम लोग साइमल्टेनियसली वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन भी देखने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम इन प्योर रोटेशन of rigid body about fixed axis। ठीक है, तो ये है भाई, इसमें भी सीधा मैं आपको पहले क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस बॉडी को रिलीज किया गया यहां से, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, वही पुरानी वाली रॉड है। ठीक है, नाउ व्हेन इट मेक्स थीटा एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, फाइंड ओमेगा। व्हेन इट मेक्स थीटा एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट, बताइए।
ने आंसर बता दिया है? सबसे पहली चीज पता है, सबसे पहला पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो ये लगता है कि सर ये बताइए हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए क्यों, क्यों लगाएं वर्क एनर्जी थ्योरम, या यूं कहें कि आपको कैसे पता चल गया कि हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है? आपने ऊपर लिखा है हेडिंग इसलिए पता चल गया? नहीं, ध्यान से सुनना, मैं ये बात वर्क एनर्जी थ्योरम चैप्टर से बताता आ रहा हूं और फिर से बता रहा हूं कि जब भी वेलोसिटी वर्सेस लोकेशन की बात की जाए, स्पीड वर्सेस लोकेशन की बात की जाए, या यूं कहें कि टाइम की बात ना की जाए, तो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम पर फोकस करना चाहिए। यहां पर वही सेम चीज है, यहां लोकेशन वर्सेस एंगुलर स्पीड की बात हो रही है, यहां लोकेशन भी एंगुलर है और स्पीड भी एंगुलर है। तो जब भी ये बात हो, मतलब टाइम की बात ना हो इन शॉर्ट, तो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी चाहिए। ये सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते कौन कौन वर्क करेगा। यहां पर जो हिंज फोर्स है क्या वो वर्क करेगा? आंसर है वो नहीं वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हिंज फोर्स जीरो है, क्योंकि वो जहां लग रहा है वहां वो वाला पॉइंट अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, और कौन करेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा एमजी। एमजी का वर्क निकालने के लिए उसे सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता हुआ हम मान सकते हैं। तो एमजी का वर्क अगर हम निकालेंगे तो यहां से यहां घूम करके आने में ये हाइट ही वर्क देगी। ये हाइट कितनी होगी बच्चों? अगर ये L/2 है तो ये L/2 साइन थीटा होगी। ठीक है, और कोई वर्क नहीं है, तो वर्क आएगा mg इंटू L/2 साइन थीटा इक्वल्स टू, ये वर्क डन आ गया, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है रॉड की? कि जीरो है। फाइनल बताइए क्या लिखूं? हाफ mv² लिख दूं? भैया हाफ mvc² नहीं लिख सकते, नोट्स पढ़ के आइए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला सही नहीं होता। और वैसे भी याद हो तो मैंने शुरुआत ही यहीं से की थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, कि जब कोई बॉडी, रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रही हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी दी जाती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से। इसका डेरिवेशन भी किया था मैंने, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। m से m कैंसिल, l से l गया, 2 से 2 गया, तो यहां से बच्चों ओमेगा की वैल्यू आती है √3g साइन थीटा अपॉन 3g साइन थीटा अपॉन l। ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड एट द शोन इंस्टेंट। क्यों भैया, समझ में आया? कोई डाउट आए तो पूछिए भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ब्लड सकर इनका नाम है, नाम बहुत, इनका नाम भी अजीब है। इन्होंने कहा A बराबर V dV/dx होता है। ठीक है, A बराबर V, कोई पार्टिकल अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो V 0 होगा, तो A 0 होना चाहिए गुरुदेव, होना चाहिए। जरा ध्यान से सुनना भाई, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप कैलकुलस पढ़ रहे हो तो एक्चुअल में dx भी 0 है, क्योंकि v 0 है, इसलिए ये 0/0 का फंक्शन बन जाता है, और 0/0 का फंक्शन इनडिटरमिनेट कहलाता है, जिसकी कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं है उसकी वैल्यू 0 हो। इसका ये आंसर है ब्लड सकर बाबू। भैया इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इस चैप्टर के बाद ही स्टार्ट कर दूंगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जरा देखते कितने लोग दे पाते हैं। तो क्वेश्चन वह ये है कि फिर से वही रॉड है, हमने फिर से इसको बांध दिया। ये लीजिए साहब, t बराबर 0 पर उद्घाटन कर दिया। फाइंड hinge force on the rod just after t equals to 0, just after
t इक्वल्स टू 0। चलिए बताइए भाई, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तनिष्क गामी, ये प्लस पर नहीं आया है क्या? प्लस पर तो आया है यार बैच, मैंने तो ऐसा सुना है। लेकिन सर वैन विल आरएम सर कम? कल से आरएम सर आ जाएंगे। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं 1 मिनट कुछ बात कर रहा हूं। हाँ बच्चों, तो कुछ हुआ क्या क्वेश्चन वोश्चन? तनिष्क यार, ऐसा है भैया, ये प्लस वालों के लिए बैच है तो सही यार, उसको ढूंढो, उसका लिंक मिल जाएगा तुमको। नहीं मिलता है तो मुझे बताना। मैं इसका लिंक अवेलेबल कराता हूँ, देखता हूँ, बात करता हूँ कि इसका लिंक किसी तरीके से अवेलेबल हो जाए। ठीक है, चलिए साहब। तो जरा ध्यान दीजिए भाई, फाइंड हिंज फोर्स ऑन द रॉड जस्ट आफ्टर t इक्वल्स टू 0। ध्यान से सुनना। अब बात आती है यार, हिंज फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स से रिलेटेड हमने कौन सी इक्वेशन पढ़ी है आज तक फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल? अनअकैडमी की कोटा ऑफलाइन सेंटर वाली वेबसाइट पे शो हो रहा है और 1,38,000 मांग रहे हैं। तनिष्क, क्या 1,38,000 किसके लिए मांग रहे हैं? ऑनलाइन के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता ऑनलाइन के लिए मांग रहे होंगे बेटा। वो ऑफलाइन बैच का प्राइस है राजा, वो ऑफलाइन बैच का है। ऑनलाइन में यार इसका लिंक अवेलेबल नहीं है क्या मेरे एसआरजी बैच का? सर प्लेटफॉर्म पे तो शो हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि एसआरजी बैच का ऑनलाइन लिंक है या क्या है, कोई जनरल लिंक है जिसमें सारी रेट्स एक जनरल बैच की तरह आ रहा है, वो एसआरजी लिख करके नहीं आ रहा है बच्चों। उस बैच का मैं तुम्हें नाम बता दूंगा, मुझे अभी नाम याद नहीं है। जो डेट है वो 27th ऑफ जून लिखा हुआ है। 27th ऑफ जून लिखा हुआ है स्टार्टिंग डेट, उससे सर्च करना मिल जाएगा। ठीक है, F बराबर एम ए हिमांशु ने बताया है बच्चों। भैया F बराबर एम ए तो पार्टिकल के लिए लगता था हिमांशु बाबू। इसके पहले जो चैप्टर बनाया पढ़ा था वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए था। F एक्सटर्नल बराबर एम ए सी एम, ये लगाना पड़ेगा बच्चा। ये बताओ एसीएम कैसे निकाले? बताइए एसीएम कैसे निकाले? ठीक है। अब सबसे पहली बात, ये रॉड कर रही है प्योर रोटेशन परफॉर्म आफ्टर कटिंग द रोप। ये रॉड कर रही है इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन। ठीक है बच्चा, प्योर रोटेशन कर रही है। प्योर रोटेशन में सर बता चुके हैं सारे पार्टिकल कैसा मोशन परफॉर्म करते हैं भाई। सर्कुलर मोशन, इलिप्टिकल मोशन, हाइपरबोलिक मोशन, पैराबोलिक मोशन। कैसा? सर्कुलर मोशन।
इस और सर्कुलर मोशन तो हमने पढ़ा है, सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल के कितने तरीके के एक्सीलरेशन होते हैं बताइए भाई, 36 या 72 कितने तरीके के एक्सीलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन करते हुए? दो ही तरीके के होते हैं यार, एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है टेंजेंशियल, यही दो पॉसिबल है। क्यों भाई? v² r और 80। जरा यहां पर आइए, यहां पर इस इंस्टेंट पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बोलिए 0 है, ठीक, या r ओमेगा स्क्वायर से सोच लीजिए, r ओमेगा स्क्वायर 0 है यहां पर इस इंस्टेंट पर। केवल क्या बचा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर बचा तो कैसे निकाले टेंजेंशियल एक्सीलरेशन? मैंने कहा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के बारे में गुरुजी ने एक रिलेशनशिप सिखाई थी, AT बराबर आर अल्फा, आर हमें पता है L/2, ठीक है। अब बचा अल्फा निकालना। अल्फा कैसे निकालें? आज ही पढ़ा है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा करके। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाते हैं, अल्फा निकालते हैं, अल्फा से AT टेंजेंशियल निकालते हैं, मतलब ACM आ जाएगा, और ACM आ जाएगा तो इक्वेशन लगाएंगे ये वाली और निकालेंगे आंसर। समझ में आ गई बात? क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपने जो ये सोचा है वो सोचा कैसे, ये बताइए। क्योंकि सोल्यूशन तो किसी भी किताब में मिल जाएगा, आप तो हमें ये बताइए आपने जो सोचा वो सोचा कैसे। तो बच्चों मैंने इस तरीके से ये सोचा है, ठीक है। आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए फटाफट, जल्दी सॉल्व करिए वरना मैं सॉल्व कर दूंगा, मैं ही कर दूंगा यार, और क्या कर ही देता हूं मैं। देखो अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, mg इंटू L/2 बराबर ml²/3 इंटू अल्फा, ये हो गया कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3g/12 आ गई, ठीक है। अब ACM बोलो कितना हो गया? L/2 अल्फा, इसका मतलब L/2 इंटू 3g/12 से LL कैंसिल, ये आ गया 3g/4, ये आ गया सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। अब बनाते हैं BD, ये है सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, कितना है बच्चों? 3g/4। फोर्स कहां कहां लग रहा है? फोर्स को अलग डायग्राम से बनाते हैं। फोर्स लग रहा है यहां पर, इसकी वैल्यू है mg, हिंज फोर्स। अब आते हैं हिंज फोर्स बनाते हैं। यार ये बताओ हिंज फोर्स हॉरिजॉन्टल तो लग नहीं सकता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ना तो कोई फोर्स है और ना ही कोई एक्सीलरेशन है, तो बचा क्या? वर्टिकल, ठीक। तो मैं वर्टिकल ऊपर की ओर मान लेता हूं F हिंज फोर्स को, या Fy मान लेता हूं। अगर ऊपर नहीं हुआ तो नीचे आएगा, निगेटिव हो जाएगा। और इस इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करता हूं, F एक्सटर्नल बराबर MACM, ठीक है। ACM बोलिए किधर की ओर है? नीचे की ओर, तो M इंटू 3g/4 लिख देता हूं। F एक्सटर्नल, ACM नीचे की ओर लिया तो नीचे वालों को पॉजिटिव mg, माइनस ऊपर वालों को वर्टिकल, वर्टिकल मतलब v ले लेता हूं। FV बराबर कितना आ गया बेटा? mg माइनस 3mg/4, यानी कि हिंज फोर्स की वैल्यू आती है बच्चों mg/4। हाँ तनिष्क, ये वाली बैच मेरे प्रोफाइल पर शो नहीं हो रही है, सही कहा, मुझे भी इस बारे में आज बात करनी है। लेकिन एक काम करो, ये वाली जो बैच है ना, ये एसपीएस सर के प्रोफाइल में शो हो रही है, और किसके प्रोफाइल में शो हो रही है एसपीएस सर के अलावा? मुझे याद नहीं है। हाँ वो सर कौन है ऑर्गेनिक के अपने? नहीं नहीं, ऑनलाइन में थे जो थे पहले, शरद कोठारी सर, शरद कोठारी सर की प्रोफाइल में भी आ रहा है बेटा। मजा आ गया इस क्वेश्चन में हिमांशु बाबू? चलिए एक और थोड़ा मजा दिलाते हैं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यार किसी ने पूछा मुझसे कि यहां पर एंड पर डीएम मास का एक पार्टिकल है, कितने मास का? डीएम मास का पार्टिकल, और पूछा गया है फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल। नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल, चलिए बताइए, पहले आपको मौका देता हूं। डीएम मास पे नेट फोर्स बताइए। डीएम मास पर, डीएम मास इसके एंड पर जुड़ा हुआ है, इस पर फोर्स बताइए।
हर्षित नहीं आया क्या आज? अच्छा, ठीक है। 3/2 इंटू DMG। देखो भैया, एक बंदे ने आंसर भी लिख दिया। बड़ी सिंपल सी बात है यार। F नेट बराबर ma होता है। इसका मतलब अगर इस डीएम मास का एक्सीलरेशन पता चल जाए तो काम बन जाएगा। ये भी सर्कल में घूमेगा, प्योर रोटेशन में सारे पार्टिकल सर्कल में घूमते हैं, लेकिन अभी ओमेगा 0 है तो सिर्फ 80 होगा। 80 की वैल्यू r अल्फा होती है, r इसका l है। अल्फा की वैल्यू 3g/2l है बच्चों। l से l कैंसिल, तो ये आ गया 3g/2। इसका एक्सीलरेशन, इसका मास कितना है dm, और इसका एक्सीलरेशन कितना है 3g/2, तो dm इंटू 3g/2 इस पर लगने वाला नेट फोर्स हो गया। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली बात तो यह है कि आप इसकी एल्गोरिथम दिमाग में रखिए कि आखिरकार फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। हमें कुछ और भी करना पड़ सकता है। चलिए हम आपसे पूछते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ये कि रॉड थी हॉरिजॉन्टल, रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। फाइंड ओमेगा, फाइंड हिंज फोर्स, फाइंड हिंज फोर्स आफ्टर, नहीं, व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल, वर्टिकल। तो स्विंग करके, ऐसे घूम करके रॉड वर्टिकल होगी। जिस समय वर्टिकल होगी उस समय आपको हिंज फोर्स बताना है। मास m, लेंथ l। चलिए शुरू हो जाइए। हाँ जी भाई साहब, ये हालचाल चकाचक। हाँ बेटा, थर्ड लॉ पेयर भी कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, मान लेते हैं जब ये रॉड वर्टिकल हो गई तो फिर से वही सारे नाटक बच्चों। क्या कि हमें फोर्स निकालना है। फोर्स निकालना, उसके लिए कौन सी इक्वेशन पता है? एफ एक्सटर्नल बराबर MACM, यही पता है, यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालना है। अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें तो प्योर रोटेशन के कारण सेंटर ऑफ मास सर्कल में घूमेगा। सर्कल में 72 तरीके के एक्सीलरेशन होते हैं, 36 तरीके के, 18 तरीके के, कितने तरीके के होते हैं? क्यों भाई? 2 तरीके के, या तो टेंजेंशियल या सेंट्रीपिटल, या दोनों। क्यों भाई, यही होता है ना। इस बार टेंजेंशियल 0 होगा। बताओ क्यों 0 होगा? क्योंकि अल्फा 0 होगा। बताओ अल्फा 0 क्यों होगा? अल्फा 0 इसलिए होगा बच्चा क्योंकि mg का टॉर्क इस समय हिंज से ही पास हो रहा है, इसलिए 0 है। इसलिए अल्फा 0, इसलिए 80 0। बचा क्या? केवल r ओमेगा। यानी कि अगर मुझे ओमेगा पता चल जाए तो मैं हिंज फोर्स निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में आपको करके लाना है। साइमल्टेनियसली एक और होमवर्क दे रहा हूं नेक्स्ट क्लास में, इसी का बी पार्ट। ऑल्सो फाइंड हिंज फोर्स along the rod, along and perpendicular to the rod। ठीक है, when rod makes theta angle from horizontal, theta angle from horizontal। ठीक भाई, ये आपको होमवर्क है। 2 क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन होमवर्क है और एक इसका बी पार्ट होमवर्क है।
ये दोनों नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा और यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो मिलते हैं।